हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। जो आज हमारा लेसन होगा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखो, आपको मैं बता दूं, अंग्रेज़ आए थे 1600 में। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, देन 64 में बक्सर। इन दो बैटल्स के बाद ब्रिटिश एक्चुअली में रूलर बन गए थे। यहाँ पे जब वो आए थे तो सिर्फ एक ट्रेडर थे, मतलब सिर्फ काम काज के लिए आए थे। रूलर बन गए, भारतीयों पे हुकूमत करना शुरू कर दी, टैक्स लगाए, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। तो इसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट हुए। आपने देखा होगा, रिवोल्ट की शुरुआत हमने पढ़ी थी 1776 के अराउंड। पहला रिवोल्ट हमने देखा था सिविल अपराइजिंग, सन्यासी रिवोल्ट देखा था। फिर कितने सारे रिवोल्ट हुए 1855-56 में, जो हमने देखा था संथल रिबेलियन। 1770 से लेके तो 56 तक कितने रिवोल्ट हुए। लेकिन जो एक सबसे बड़ा रिवोल्ट था जिसमें ये सारे सेक्शंस इन्वॉल्व थे, वो थे मतलब ट्राइबल्स भी, सिपाही भी, सिविल भी, पीजेंट भी, वो थी 1857 की क्रांति। वो हमको आज देखना है। तो हमारा जो लेसन होगा वो कैसा होगा, हम पहले देखेंगे कि एक रिबेलियन का नेचर क्या था, क्या हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला। फिर हम देखेंगे कि जो रिवोल्ट था उसके रीज़न क्या थे। तो रीज़न को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम रीज़न तक डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा लेसन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये रिवोल्ट जो थे कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला, और इसको किस तरह से सप्रेस किया गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, फेल हुआ, और उसके बाद इसके कंसिक्वेंस क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या रहे। ठीक है, इंडियंस के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं। तो देखो, 1857 की क्रांति अगर आप देखोगे तो इसका नेचर क्या था। तो नेचर देखो, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक तो था, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज सिपाही इन्वॉल्व नहीं थे। पहली बात कि आप देखो कि आपने जितनी भी सिविल अपराइजिंग और ये ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ी ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल संथल ही पढ़ा, तो संथल कहाँ हुआ था? संथल हुआ था आपका छोटा नागपुर रीजन में, मतलब एक जैसे हमारा भारत, ये एक रफ मैप इंडिया का। तो ये खाली इस रीजन में हुआ। कुछ पहाड़िया रिबेलियन हुआ तो यहाँ हुआ, सन्यासी हुआ तो बंगाल में हुआ। लेकिन आप 1857 का रिवोल्ट देखोगे ना, तो वो कहाँ कहाँ हुआ देखो। इधर आसाम तक था वो, ठीक। उसके बाद सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, झांसी, ये सब पूरा रीजन था। गुजरात में भी था, इस रीजन में भी था, यहाँ पे कर्नाटक तक था। हाँ, नीचे वाले रीजन में नहीं था। एक सेकेंड, हाँ, इधर रीजन में, साउथ इंडिया में ऑब्वियसली नहीं था, पर इतने इतने रीजन में था, बहुत बड़े रीजन में था। तो अंग्रेजों के लिए भी भयानक था, क्योंकि अंग्रेज जो भारतीय जो उस टाइम सिपाही थे ना, उन्होंने अंग्रेजों की फैमिली को भी इफ़ेक्ट किया था। और सेम हुआ कि आप देखोगे 1857 रिवोल्ट के बारे में, बिहार में, बंगाल में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, यूपी में, जहाँ पे कुछ पेड़ों की पूजा की जाती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, जो सिपाही थे, वो इतने, इस रिवोल्ट को सप्रेस करना था उनको, कि उन्होंने एक साथ 40-50 लोगों को, फीमेल मेल जो थे, उनको एक साथ 40-50 लोगों को पेड़ पे फांसी लगाई है। तो उन पेड़ों की आज भी पूजा होती है। तो ये एक मैंने आपको बताया जो मेरे माइंड में जो इमेज है। तो कुछ जो हैं आपके, जैसे कि एक आपके थे, मैंने आपको बताया वी.डी. सावरकर थे। तो अंग्रेज़ तो ये कहते थे कि ये जो था रिवोल्ट, वो जस्ट एक सिपाही म्यूटिनी थी, कोई इंडिपेंडेंस की वॉर नहीं थी। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन है वी.डी. सावरकर, उन्होंने 1909 में एक बुक निकाली। बुक एक्चुअली मराठी में थी, बाद में उसके ट्रांसलेशन हुए। तो वी.डी. सावरकर ने 1909 में एक बुक निकाली जिसका नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे बहुत सारे डाटा निकाले, कागज़ निकाले, जिससे ये उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। वी.डी. सावरकर को ये पता था कि ये बुक जब भी आएगी तो इसको अंग्रेज़ बैन करेंगे। 1909 में आई थी, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे 3 कॉपियाँ बनाई, हैंड रिटन कॉपियाँ। एक कॉपी इन्होंने बिकाजी कामा को भेजी, एक विदेश में भी भेज दी, ठीक है। तो इस तरह से वो 3 कॉपियों से फिर इसकी जो मतलब चोरी छुपे, ब्रिटिशर से छुपा के इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनी।
और इन्हीं कॉपीज़ के कारण, उस किताब के कारण बहुत से लीडर बने। जैसे गदर पार्टी की जो स्थापना हुई, तो गदर पार्टी बताते हैं कि जो लाला हरदयाल थे वो भी इस बुक से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। शहीद भगत सिंह वो भी इस बुक से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। मैडम भिकाजी कामा वो भी इस बुक से मोटिवेटेड थी। ठीक है, तो इस तरह से इस बुक ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आप अभी देखोगे कंसिक्वेंस में कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ने आगे का जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, मतलब आप देखो 1700-1600 में वो आए, 1757 में उन्होंने बैटल ऑफ पलासी लड़ा। 100 साल बाद उन्होंने 100 साल में जो इतना उन्होंने वो जुल्म किया कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद वो 100 साल भी नहीं टिक पाए। तो ये जो 1947 में जो हमको फ्रीडम मिली है वो कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो 1857 के रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ठीक है, एक आपके जो ब्रिटिशर्स हैं वो बताते हैं आपके टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये एक बैटल था कल्चर्ड लोगों के बीच और बारबरिक कसाई लोगों के बीच। तो मुझे ये नहीं समझ में आया उन्होंने बारबरिक किसको बोला और कल्चर्ड किसको बोला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पेड़ पे 30 से 40 लोगों को एक साथ फांसी दी है वहाँ पे। ठीक है, और अभी आप आगे देखोगे कि जैसे एक मौलवी अहमदुल्ला थे, उनके उनके सर के ऊपर, क्योंकि वो पख्तून थे, अफ़गान सोल्जर थे, उन्होंने इतनी हवा निकाली थी अंग्रेज़ों की कि उनके खिलाफ उन्होंने 50,000 इनाम रखा था। तो वहीं के किसी राजा ने उनका सिर काट के ला के दिया था, उसको 50,000 दिए गए थे। तो बारबेरियन कौन है और कल्चर्ड कौन है, तो ये आप डिसाइड करना। इसी तरह से एक और राइटर हैं एल.आर. रेसे, उन्होंने कहा था कि दिस वाज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो ये इस तरह से लोगों ने भी कहा था। ठीक है, आर.सी. मजूमदार थे, वी.डी. सावरकर ने कहा था कि दिस वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन जो आर.सी. मजूमदार थे, आर.सी. मजूमदार जो थे उन्होंने कहा था कि दिस वाज नॉट अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, 1857 फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो ये हमने देखा। ईश्वर प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम स्ट्रगल था। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में कहा। हमको ध्यान रखना है मजूमदार, इन्होंने कहा था कि नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमको ध्यान रखना है एक कि टी.आर. होम्स ने क्या कहा, एल.आर. रेसी ने कहा क्या, तो वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और आप ध्यान रख सकते हो डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा। तो जो टेलर थे उन्होंने कहा था कि इट वाज कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। चलो, उसके बाद इसके रीज़न क्या थे, तो ध्यान रखना रीज़न जब हम कभी भी पढ़ेंगे, आगे भी हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो 3 एस्पेक्ट्स तो हमेशा ध्यान रखना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आपको सब्सिडियरी अलायंस तो पता ही है। सब्सिडियरी अलायंस में क्या कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट होगी, राजा होगा, उसको जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा, उनका खर्चा भत्ता देना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कहा था, वो इंटरफेयर करते थे। ठीक है, इसीलिए जो सब्सिडियरी अलायंस के कारण आपने देखा होगा कि वहाँ के जो लोकल सोल्जर थे, जैसे ओडिशा में भी हमने पैका रिवोलियन पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ओडिशा में जब सब्सिडियरी अलायंस हुआ तो पैकास लोगों को वो सही नहीं लगा। ठीक है, और इस कारण वहाँ पे रिवोल्ट हुआ। तो सब्सिडियरी अलायंस से उन्होंने पूरी तरह से जो है प्रिंसली स्टेट पे कब्जा कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि भाई आप किसी अडॉप्टेड सन को आप ना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, तो ये भी एक रीज़न था। जो नवाब वाजिद अली शाह के साथ हुआ अवध में, वो भी एक रीज़न था। मुग़ल एम्पायर जो थे, उनकी जो ह्यूमिलिएशन होती थी, उनको जो पेंशन भी उनकी काट ली जाती थी। उनको कहा था आप लाल किले में मत रहो, बल्कि आप कुतुब मीनार में रहो, तो वो भी एक रीज़न था। तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल रीज़न। उसके बाद थे हमारे सोशल रीज़न, सामाजिक। तो भारतीय समाज, आपको उस टाइम पता होगा कि सती प्रथा भी थी। तो सती प्रथा कब ख़त्म हुई, अराउंड
31-33 इस बीच ख़त्म हुई थी। तो वो जो भारतीय लोग थे उसको अपना वो इंटरफेरेंस मानते थे। ठीक है। 1854 में विडो रीमैरिज एक्ट आया, उसको भी इंडियंस इंटरफेरेंस मानते थे। ठीक है। एक और रीज़न सुनो, 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था कि आप जाओ और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। कुछ जो लोग थे वो समझते थे कि ये लोग जो है हमारे लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये भी एक रीज़न था। ठीक है। एक एक्ट आया था उसी टाइम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। इसमें ऐसा था कि अगर कोई कोई जैसे फादर अगर हिंदू है, अगर सन दूसरे धर्म में चले जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो ख़त्म नहीं होगा। ये इस तरह से एक्ट था। तो वो भी जो इंडियंस थे वो अपने उसको मानते थे कि ये हमारे सोशल सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उससे इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रीज़न था। उसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न तो आपको काफ़ी पता है। इकोनॉमिक रीज़न क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने जो ख़राब करी वो, उसके बाद जो एक विलेज में जो काम होता था, विलेज में जो आर्टिशंस थे उनकी तो पूरी इनकम ही आपने ख़राब कर दी। ठीक है। राजा महाराजा जो आर्टिशंस को पेट्रोनेज देते थे, जो उनको वो राशि एक कमाई उनसे होती थी, क्योंकि राजा रजवाड़े ही ख़त्म कर दिए तो आर्टिशंस कहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या होता था कि जो जो क्लॉथ मार्केट है वो इंडियंस खुद बनाते थे, विलेजर्स बनाते थे और वो भारत में बिकता था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वो रॉ मटेरियल सस्ते दाम में लेके ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आया, तो फिनिश्ड गुड्स पे जो आया उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी और यहाँ पे जो बन रहा था गुड उसको बहुत महंगा कर दिया। तो एक तरह से पूरा वो ख़त्म कर दिया। ठीक है। ये इकोनॉमिक रीज़न था। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गए हमारे। एक हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बात इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं मिलती थी, नो हाई पोस्ट, एक ये रीज़न भी था। उनके साथ एक ह्यूमिलिएशन होती थी। ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा करप्ट थी। ठीक है। करप्शन ऐसा बताते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही देन है इंडिया में, ये भी एक रीज़न था। उसके बाद कुछ मिलिट्री, शुरुआत तो मिलिट्री से ही हुई थी। इमीडिएट कॉज अभी हम देखेंगे। तो मिलिट्री की कुछ ग्रीवियंस थी, कुछ उनकी भी कंप्लेंट्स थी। क्या कंप्लेंट थी देखो, पहली बात, ऐसे हिंदू लॉ में माना जाता था कि 7 समुंदर पार करके नहीं जाना चाहिए। तो अंग्रेज़ लोग उनको जो है समुंदर से क्रॉस करवाते थे और दूसरी जगह युद्ध करने भेजते थे, जिसके लिए उनको कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती थी, एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती थी। दूसरा, अब 1854 में डलहौजी के टाइम एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट, इसमें क्या था कि जो फ्री पोस्टेज फैसिलिटी थी ना सिपाहियों को, वो ख़त्म कर दी। ठीक है। उनको पैसे लगने लग गए, तो वो एक रीज़न था। उसके बाद एक और रीज़न था कि सिपाहियों को कहीं भी लड़ने जाना पड़ता था। ये तो मैंने आपको बताया कि उनको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती थी और उसके अलावा उनको कहीं भी जाना पड़ता था। ठीक। तो ये सब रीज़न थे। उसके बाद जो एक इमीडिएट, ये सब रीज़न तो थे छोटे छोटे रीज़न जो कब से पनप रहे थे, लेकिन एक जो फाइनल स्पार्क था वो दिया, एक इमीडिएट कॉज था। तो उस इमीडिएट कॉज में क्या हुआ, जो एक न्यू राइफल आई थी, ब्रिटिशर्स लाए थे, इनफील्ड राइफल जिसको कहा जाता था। नाम ध्यान रखना, इनफील्ड राइफल। ठीक है। कीवर्ड ध्यान रखना है। इनफील्ड राइफल को बोलते थे कि जब इसमें कार्टिज, जो कारतूस होता था, जो डालते थे तो उस कारतूस को छीलना पड़ता था। तो ऐसा अफवाह उड़ गई थी, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अफवाह ही थी, सच में नहीं था। अफवाह ये उड़ी थी कि वो जो कारतूस है उस कारतूस में गाय की और सूअर की चर्बी है।
अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है, सूअर को जो है मुस्लिमों में बहुत मनहूस माना जाता है कि उसको खाना मनहूस है, गलत है। तो हिंदू के सेंटिमेंट भी हर्ट हुए और मुस्लिम के सेंटिमेंट भी हर्ट हुए। अब कुछ लोग तो यही बोलते हैं कि ये अफवाह थी और कुछ लोग बोलते हैं कि सच में ऐसा था। तो ये इमीडिएट कॉज था, उनसे ज़बरदस्ती की गई कि आप ये राइफ़ल चलाओगे सोल्जर से, और ज़बरदस्ती करने के कारण एक सोल्जर था मंगल पांडे, उसने रिवोल्ट कर दिया। अभी बताऊंगा मैं कैसे वो प्रोसीड हुआ, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो जो रिवोल्ट था वो पूरे एरिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया वहाँ फैल गया। तो देखो क्या हुआ कि 29 मार्च को क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि 34 छावनी, जिसको हम बोलते हैं रेजिमेंट बैरकपुर आपका अभी वेस्ट बंगाल में। तो ये जो यहाँ का जो इस रेजिमेंट का जो सोल्जर था मंगल पांडे, उसने 29 मार्च को क्या करा, वो मना कर दिया कि मैं जो है वो राइफ़ल नहीं चलाऊंगा। और उसने क्या करा, 2 जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया, जिसमें से एक ऑफिसर थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो मंगल पांडे को 29 मार्च को जो इन्होंने ऐसा किया, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड। ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल को, ध्यान रखना है डेट, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। चौबीस अप्रैल को कुछ और सोल्जर ने मना कर दिया। ठीक है, और 9 मई को अराउंड 80 सोल्जर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो 80 सोल्जर्स थे, इन्होंने 10 मई को रिवोल्ट की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी, तो आप बोलोगे 10 मई। ठीक है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। ठीक, तो अब आगे जो हमारा लेसन होगा उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे, 29 मार्च से अगेन शुरू करेंगे और देखेंगे कि आगे रिवोल्ट कैसे बढ़ा। ठीक है, तो अभी के लिए ये हम लेसन ख़त्म करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके फीडबैक नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ आपके फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।